हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है मॉन्स्टर समर। ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत में हमें फॉरेस्ट का नज़ारा दिखाया जाता है और फॉरेस्ट के बीचों बीच हम एक ओल्ड कैबिन को देख पाते हैं और उस कैबिन के आगे एक ब्लू कलर की कार पार्क थी और उसी क्षण विंडो के ग्लास को तोड़कर एंट्री होती है रॉनी की, जो जब अपने बैग के साथ में कूदता है वो अपना रिवॉल्वर वहीं पर गिरा देता है भागते वक्त। और उसी वक्त हम एक विच को उस कैबिन से बाहर आता देखते हैं जो शायद रॉनी के पीछे पड़ी थी। तब रॉनी काफी दूर भागने के बाद अपनी चीजों को जब चेक करता है तब उसे अपना एनवलप और सिल्वर बुलेट्स ही मिलते हैं और उसकी रिवॉल्वर मिसिंग थी, जो चिंता का विषय था क्योंकि वो विच हंसते हुए रॉनी का पीछे कर ही जा रही थी। और जब तक रॉनी दौड़ते हुए अपने साइकिल तक पहुंचता है, रॉनी को एक चटक रोशनी दिखाई देती है और वो विच उसे अपना शिकार बना लेती है। सीन यहीं पर कट होता है, जिसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है और जहाँ हमें लग रहा था कि वो विच रॉनी को खा ही गई होगी, उसने रॉनी को खाया तो नहीं था पर शायद उसके सोल को उसने आधा तिया खा लिया था, जिससे रॉनी जिंदा तो नजर आ रहा था लेकिन एक लाश की तरह था वो, जो ना तो अपने पलके झपका रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था जब वो पुलिस को मिला। और ये था इस मूवी का इंट्रो सीन। इसके बाद हम उसी विच को अपने ब्लू कार में बैठकर निकलते हुए देख पाते हैं। नए जमाने की विच थी ना, इसलिए वो कार अफोर्ड कर सकती थी और शायद अब वो उस फॉरेस्ट से निकल कर टाउन की ओर रुक कर रही थी और इसलिए जा रही थी ताकि उसे और भी ज्यादा बच्चे मिले शिकार करने के लिए, जिस टाउन का नाम था मार्थास वाइनाड। और यहाँ पर एंटर होते ही उसे बच्चे ही बच्चे नजर आते हैं, जो देखकर उसका दिल तो बिल्कुल खुश हो जाता है। जिसके बाद हम मूवी के मेन कैरेक्टर नोआ को देख पाते हैं, जो एक टाइपराइटर पर कुछ स्टोरीज प्रिपेयर कर रहा था अपने कैसल में। और नोआ का ये सपना था कि वो एक दिन एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बनेगा, बिल्कुल अपने डैड की ही तरह, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। और नोआ के माँ एबी ने अपने बच्चों के गुजर बसर के लिए अपने घर के कुछ कमरों को पीजी के लिए छोड़ रखा था। और उसी दिन उनके यहाँ आती है मिसेस हार्वलसन और उनका हुलिया जरा सा विच जैसा था क्योंकि उन्होंने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी और हेड भी लगा रखा था ब्लैक ही कलर का। और ताकि उन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो इसीलिए उन्होंने उस जगह को चूज किया था ताकि वो शांति से अपना काम कर सके। तब हम नोआ को एक एडिटर के साथ देख पाते हैं। नोआ उनके पास अपनी स्टोरी लेकर गया था जो वो चाहता था कि न्यूज़पेपर में छपे, लेकिन एडिटर को उसकी क्रीपी सी स्टोरी अच्छी नहीं लगती जो कि उस टाउन के बारे में ही था और वो लोगों को काफी डराता क्योंकि उनका वो आइलैंड बहुत ही अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी और लोग ये स्टोरीज रीड करके भड़क जाएंगे और वहां पर नहीं आएंगे। तब नोआ बिल्कुल उदास हो जाता है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। जिसके बाद हम उसे बेसबॉल खेलते हुए देख पाते हैं और उसका दोस्त बैन एक बेहतरीन खिलाड़ी था जो हारी हुई बाजी को जिता देता था। और बैन के साथ साथ उसके दो और पक्के दोस्त थे जिनका नाम था यूजिन और सैमी। तब घर लौटते समय उनका ग्रुप एक प्रॉपर्टी के अक्रॉस आता है जिस जगह के बारे में काफी सारे रूमर्स थे कि उस जगह के मालिक ने अपने फैमिली को मारकर वहीं पर दफन कर दिया है, जो किस्सा नोआ को काफी रोचक लगता है और उसकी कहानी के बारे में वो और भी गहराई से जानना चाहता था कि ये सच है भी या नहीं, क्योंकि वो उनकी स्टोरी को लिखना चाहता था अपने आर्टिकल के तौर पर। तब वो अपने दोस्तों को मना लेता है उनके प्रॉपर्टी के अंदर एंटर होने के लिए। जब वो आदमी अपने घर के अंदर गया था और नोआ जैसे ही उनके गैराज में घुसता है वो वहाँ पर छानबीन करने लगता है, लेकिन वो आदमी वापस लौट आता है और इन्हें देख भी लेता है। तब वो इंसान उन्हें कुछ बोलता भी नहीं, लेकिन ये लोग डर के मारे वहाँ से भाग निकलते हैं और इस भागा दौड़ी में नोआ अपने बैग ही वहाँ पर भूल कर चला आता है। अंदर दोबारा जाने की इनमें हिम्मत नहीं थी। तब सीन शिफ्ट होता है और हम नोआ को देखते हैं जिसके कैसल में बैन आ गया था एक गिफ्ट लेकर, जिसमें एक कैप था और टूर्नामेंट के टिकट्स भी। तब बैन उसे बताता है कि आज रात वो अपने गर्लफ्रेंड एली के साथ में स्विमिंग के लिए जा रहा है। पर जैसे ही बैन और उसकी गर्लफ्रेंड एली स्विमिंग के लिए जाते हैं वहीं पर वो विच डॉक पर खड़ी होकर उन्हें बुलाने लगते हैं कि इतने रात को बच्चों को बाहर नहीं रहना चाहिए, और वो ये बात कहते ही पानी में छलांग लगा देती है। बैन और एली को समझ ही नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। वो भागने की कोशिश भी करते हैं लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर खींचने लगती है। तब जैसे ही बैन बाहर आता है वो एली को वहां से भाग जाने के लिए बोलता है ताकि उसकी जान बच जाए। तभी एक चटक रोशनी के साथ शायद बैन भी उसका शिकार बन जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है।
तब दूसरी सुबह नोआ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उस आदमी ने नोआ के बैग को लौटा दिया होता है जिसे वो इतना बुरा समझ रहा था, और साथ ही में उसने नोआ को एक बुक भी दी थी। तब नोआ जब बैंक के घर के बगल से गुजर रहा था, वो उसके घर के बाहर पुलिस को देखता है और वो तब सुन लेता है कि कल रात से ही बैन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। और जब वो बैन से मिलने के लिए जाता है, ना तो उससे कुछ बोलता है और ना ही अपने पलके झपकाता है। इसलिए नोआ बैन के बारे में पता करने के लिए एली के पास पहुंच जाता है क्योंकि उसे ही पता होगा कि कल रात बैन के साथ में आखिर हुआ क्या था। तब एली उससे बताती है कि उनके साथ कल रात को एक बूढ़ी औरत थी जो हो सकता है कि एक फिश थी, और वो बैन को पानी के अंदर घसीट ले गई और तब से बैन की हालत बिगड़ गई है। और वो ये बात जानती थी कि कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन नोआ को बैन की हालत देखकर कुछ गड़बड़ लगती है। इसलिए वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बैन कल रात को गया था, और उस जगह पर उसे एक काले रंग का कपड़ा मिलता है और वहीं पर उसे मिसेस हार्वलसन भी नजर आती हैं जो उसी तरह के ब्लैक कलर के फैब्रिक को वेयर करती हैं। जिसके बाद वो वापस पहुंच जाता है उस आदमी के पास थैंक यू बोलने के लिए क्योंकि उन्होंने उसके बैग को रिटर्न किया था, और उस आदमी का नाम था जिन जो एक रिटायर्ड डिटेक्टिव था। और ये सारी चीजें फैमिली को मारना वारना सब एक अफवाह थी। और ये बात जानने के बाद कि वो आदमी एक डिटेक्टिव है, वो उनसे प्लीड करता है कि वो उसके फ्रेंड बैन का केस इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन जैसे ही नोआ उस केस में विच का इन्वॉल्वमेंट बताता है, जिन अंदर घुस जाता है अपने कमरे में उसकी बातों को मजाक समझकर। तब उदास नोआ घर लौट आता है। तब घर आते ही उसकी माँ उसे खाने का ट्रे थमा देती है जो उसे मिसेस हार्वलसन के कमरे के बाहर रखना था, लेकिन बुलाना नहीं था ताकि उन्हें डिस्टर्ब न हो। लेकिन जैसे ही नोआ उनके कमरे के बाहर पहुंचता है, वो लैट्रिन में कुछ बड़बड़ा रही होती है जो नोआ सोचता है कि वो स्पेल्स बोल रही है बच्चों को कंट्रोल करने के लिए। और उसका शक तब और भी ज्यादा गहरा जाता है कि कहीं मिसेस हार्वलसन ही तो विच नहीं, क्योंकि उनके टाउन में आते ही बैन के साथ में ऐसा हुआ। और वो काफी ज्यादा डर जाता है इस इंसिडेंट से। और यहाँ दूसरी ओर जिन भी न्यूज पर बैन की खबर देख लेता है, इसलिए वो नोआ से कांटेक्ट करता है कि वो बैन से बात करना चाहता है। तब जब वो आता है तो वो बैन के शरीर पर कोई घाव का निशान नहीं देखता, इसलिए उसे विच वाली बात झूठ लगती है और उसे ऐसा भी नहीं लगता कि किसी ने उसके साथ में जोर जबरदस्ती की है, और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन नोआ को चैन नहीं मिलता और वो जब इसके बारे में अपने दोस्तों से डिस्कस करता है, उन्हें लगता है कि नोआ फालतू की स्टोरीज क्रिएट कर रहा है अपने आर्टिकल के लिए। सीन ही पर कट होता है और हम केविन नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो बीच पार्टी में था, जिसे एक खूबसूरत सी लड़की अट्रैक्ट करके उसे फॉरेस्ट में डीप लेकर चली जाती है। और यहाँ पर एक्सप्लोजिव्स और लैंडमाइंस भी जमीन पर गड़े रखे थे। तब कुछ ही देर में हमें पता चल जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही विश थी जो रूप बदल के उस लड़की को छल रही थी उसका शिकार करने के लिए, और वो शिकार बन भी जाता है। और शायद तभी एक धमाका भी हो जाता है माइंस के फटने की वजह से। और सुबह जब केविन की न्यूज चलने लगती है, जिन वापस से नोआ से कांटेक्ट करता है और वो दोनों इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पिछले रात को धमाका हुआ था। और धमाका होने की वजह से उस जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था, और ब्रिज के पास मिला उस क्लॉथ मटेरियल जैसा है एक पीस नोआ के हाथ वहाँ पर भी लग जाता है, और वहीं पर उसे एक झाड़ू भी मिल जाता है। जिसके बाद नोआ सारे एविडेंस के साथ घर आकर अपने फ्रेंड्स को ये कन्विंस करने की कोशिश करता है कि इस आइलैंड पर एक विच है जो झाड़ू का इस्तेमाल करती है उड़ने के लिए, और ये इंसानों का रूप धारण करके बच्चों का शिकार करती है ताकि वो पावरफुल रहे और सरवाइव कर सके, और अगर नहीं किया तो वो मारी भी जा सकती है। और शायद वो अपने शिकार के ऊपर स्पेल्स का इस्तेमाल करती है, इसलिए बैन कुछ नहीं बोल पा रहा है। लेकिन अब तक तो उसे यही पता चला था कि विच बच्चों को खा जाती है, लेकिन वे विच थोड़ी अलग है। यह शायद बच्चों की सोल्स को खींच ले जाती है उनके शरीर से। जिसके बाद नोआ जिन के साथ एक मीटिंग फिक्स करता है जहाँ पर उसके दोस्त भी इस बार मौजूद थे। लेकिन जिन तब भी विच वगैरह पे बिलीव नहीं करता, बल्कि उसे लगता है कि कोई इंसान है जो बच्चों को किडनैप कर रहा है, और वो तब बच्चों को बर्न स्कार इंजरी वाले लोगों से दूर रहने के लिए बोलता है। जिसके बाद शाम को जब नोआ घर आता है, वो मिसेस हार्वलसन को जैसे ही घर से बाहर निकलता देखता है, वो चुपके से उनके कमरे में एंटर हो जाता है, जहाँ पर वो मिसेस हार्वलसन के द्वारा बनाए गए कुछ बच्चों की पेंटिंग्स और स्केचेस देखता है जो उसकी बहन की थी। और वो एकदम से डर जाता है और सोचने लगता है कि वही विच है। इसलिए वो दूसरे दिन अपने दोस्तों के साथ में उनका पीछा करने लगता है एक कैम्पकॉर्डर के साथ में। और मिसेस हार्वलसन उस वक्त ऑडिटोरियम की ओर जा रही थी, और जैसे ही वो एक बच्चे को छूने की कोशिश करती है, नोआ उस बच्चे को बचाने के लिए मिसेस हार्वलसन को किक करके गिरा देता है, और ये लोग उन पर होली वाटर भी डालने लगते हैं। लेकिन इसका तो उन पर कोई असर ही नहीं होता क्योंकि वो तो विच थी ही नहीं।
तब नोआ स्टेज से ही लोगों को ये बताने लगता है कि ये एक विच है। तब मिसेस हार्वलसन उसकी दुविधा को दूर करती है और वो तब बताने लगती है कि वो चिल्ड्रन बुक्स की ऑथर है और वो वहाँ पर आई थी अपनी बुक्स को प्रमोट करने के लिए और एक स्पीच डिलीवर करने के लिए, और वो ड्राइंग्स रेफरेंसेस हैं और वो रोज लैटिन में अपने प्रेयर्स बोलती है, कोई स्पेल नहीं। और ये सब जानने के बाद नोआ को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और उसके दोस्तों को भी। और फिर क्या था, इस बेइज्जती के बाद मिसेस हार्वलसन उनके घर को छोड़कर चली जाती है, जिससे नोआ की माँ को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है क्योंकि उन्हें अब किराया वापस देना पड़ेगा और इससे माँ बेटे में मनमुटाव पैदा हो जाता है। इसलिए वो जीन के घर चला जाता है और वो तब जीन से अपने डैड के बारे में बताने लगता है और जीन भी तब अपने दिल का हाल और अपने अतीत के बारे में नोआ से शेयर करता है कि उसका एक बेटा था जो अब तक 40 साल का हो गया होता और उसका बेटा तब 5 साल का था जब स्कूल छोड़ते वक्त उसकी गाड़ी का टायर खराब हो गया था और वो अपने बेटे को कार में बिठाकर टायर चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। तभी 2 आदमी बाइक पर सवार होकर उसके बेटे को कार के विंडो से उठा ले जाते हैं। उन्होंने उनका पीछा तो किया लेकिन गाड़ी 3 टायर पर थी, पेड़ से टकरा गई और वो कुछ भी नहीं कर पाए। उसी दिन से वो कभी हिम्मत ही नहीं कर पाए कि वो अपने वाइफ को अपना मुंह भी दिखा सके, जो काफी ज्यादा दुखद था। इसलिए वो नोआ की मदद करने की सोच रहे थे कि अपने बच्चे को बचा नहीं सका तो क्या हुआ, किसी के बच्चे को तो बचा लेगा। और उन्होंने इस चीज की काफी तहकीकात करी थी, जो कि किडनैपिंग केसेस के बारे में। और यहाँ दूसरी ओर वो विच अपने कार से राह चलते बच्चों को अपना शिकार बना रही होती है। इसलिए जिन दूसरे दिन एडिटर के पास पहुंच जाता है ताकि वो न्यूज़पेपर पर एक खबर छाप दे कि बच्चों को कोई किडनैप कर रहा है। लेकिन वो एडिटर अपने हम में था, वो छापने के लिए तैयार नहीं था बिना किसी सबूत के। और तब जीन को नोआ की ये बात झुठलानी पड़ती है कि ये विच का काम है। इसलिए वो जीन से नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और उसके दोस्त भी अब उससे अपना पीछा छुड़ाने लगे थे, जिससे नोआ काफी हर्ट हो जाता है और वो अपने सारे एविडेंसेस और आर्टिकल्स पानी में फेंक देता है। और दूसरे दिन जब बेन बेसबॉल खेलने के लिए जाता है वो खेल ही नहीं पाता और घर लौटते समय नोआ देखता है कि यूजिन की साइकिल फॉरेस्ट के पास पड़ी है और यूजिन डरा हुआ पेड़ के पास पड़ा था। लेकिन गनीमत थी कि वो ठीक ठाक था और वो विच तो खड़ी थी उनके सामने ही, जो कहने लगती है कि वो क्यों उसके काम में टांग अड़ा रहा है, बेहतर होगा कि वो इससे दूर ही रहे। और वो दोनों तब जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन यूजिन नोआ को छोड़कर चला जाता है क्योंकि वो नोआ की वजह से मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता था। तब रात में फिर से नोआ जब घर लौट रहा था तब वो विच फिर से अपने कार से उसका पीछा करने लगती है। इसलिए वो अपनी जान बचाकर जिन के घर में घुस जाता है। तब जिन अपने किए पर नोआ से माफी मांगता है और वो नोआ को बताता है कि वो एक बच्चे के अक्रॉस आया है जो किसी दूसरे टाउन में रहता है और वो ही पहला बच्चा है जो मिसिंग होने के बाद फॉरेस्ट में पाया गया और उसकी हालत बिल्कुल बहन जैसी ही है और ये कोई और नहीं बल्कि रॉनी ही था, मूवी के स्टार्टिंग वाला। और वो सोचने लगते हैं कि क्या पता उन्हें रॉनी की तरफ से कोई सुराग मिल जाए, इसलिए वो कल उससे मिलने जा रहे थे। और यहाँ जब नोआ घर लौट कर आता है उसकी माँ उसके हवाले उसके फादर की बिलोंगिंग्स कर देती है और दुआ करती है कि वो भी अपने फादर की तरह ही एक कामयाब जर्नलिस्ट बन सके जिसकी डेथ बोस्टन में हुई थी, एक हीरो की तरह। और ये नोआ के लिए एक इमोशनल मोमेंट था। तब उसी रात वो विच पहले जिन के घर जाती है, अपने पावर से टीवी चालू कर देती है और जिन के बेटे की वीडियो प्ले कर देती है उसे कमजोर बनाने के लिए कि वो उसे क्यों नहीं ढूंढने गए। और फिर नोआ के कैसल में आ जाती है उसे डराने के लिए और सारी लाइट्स फोड़ देती है और टाइपराइटर से पोयम लिखती है कि कैसे वो बच्चों का शिकार करती है, उन्हें खाती है। जिसके बाद हम जिन को देखते हैं जो अपनी पुरानी कार लेकर पहुंच जाता है रॉनी के घर और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉनी कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। इसलिए जिन उसके कमरे की तलाशी लेने लगता है और उसे तब ये पता चलता है कि रॉनी उस विच के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और उसने उस विच के बारे में काफी ज्यादा पता लगा लिया था। इसलिए उस दिन वो सिल्वर बुलेट्स लेकर उस विच को मारने गया था, लेकिन बैड लक वही उसका शिकार बन गया। तब जिन वहाँ से जब लौट रहा होता है उसके मन में खटकता है कि रॉनी ने उस एनवलप में आखिर क्या रखा है। और जब वो उस एनवलप को खोलता है उसमें उसे ढेर सारे फोटोज मिलते हैं जो अलग अलग बेसबॉल टीम्स के थे, लेकिन हर टीम में एम्पायर एक ही था जो अब नोआ की टीम का एम्पायर था। और नोआ तभी नोटिस करता है कि जिस तरह की रेड एलजे उसके शूज पर लगी हुई है उसी तरह की रेड एलजे एम्पायर के शूज पर भी लगी हुई है और उसके हाथ में ब्लास्ट का एक बर्न स्कार भी है। नोआ तुरंत ही समझ जाता है कि वो विच एम्पायर के रूप में है जो उन्हें ल्यूर कर रही है। तब कैसल में आने के बाद वो अपने फ्रेंड से ये बात शेयर करता है और नोआ तब सोचता है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो सब उस विच का शिकार जरूर बनेंगे, बाकी बच्चे तो बनेंगे ही बनेंगे। इसीलिए वो तीनों उस विच को पकड़ने के लिए उस एम्पायर के घर पहुंच जाते हैं
और सैमी एविडेंस के लिए अपने कैंप कॉर्डर्स के साथ में जाती है जिसमें वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। और नोआ उसके घर में एंटर होते ही उसका घर खंगालने लगता है जिसमें उन्हें उनके टीम की फोटो नजर आती है, मतलब वो ही अगले शिकार थे। तब कुछ ही पल में वो एम्पायर उन पर अटैक करके उन्हें बेहोश कर देता है और जब वो लोग होश में आते हैं वो एम्पायर उनके मेजरमेंट्स ले रहा होता है उन्हें खाने के लिए। और वैसे तो उसने लोगों की नजरों से बचने के लिए सोल्स खींचने का तरीका इजाद किया था, लेकिन जब ये बच्चे खुद ही उसके घर में आ गए हैं तो वो कहता है कि वो उनका सूप बनाकर स्नैक्स के टाइम में खाएगा, क्योंकि वो किसी डाइट पर थोड़ी ना है। वो तब जैसे ही टेबल पर अपना लाइटर रखता है और नोआ को खींच कर ले जा रहा होता है अपने असली रूप में, वो उस लाइटर को टेबल से गिराकर उसे अपने दोस्तों की ओर फेंक देता है और ये लोग तब उस लाइटर को जलाकर अपने आप को फ्री कर लेते हैं। लेकिन लाइटर पर्दे के पास जाने की वजह से आग लग जाती है, पर नोआ के दोस्त उसकी फिक्र नहीं करते और वो उस विच पर हमला करके नोआ की जान बचा लेते हैं। लेकिन वो विच उन्हें धोबी पछाड़ दे देती है और शायद उन पर भारी भी पड़ जाती, लेकिन अहम समय पर जीन वहां पर आकर पहुंच जाता है और अपने रिवॉल्वर से अनगिनत बुलेट्स फायर करता है। लेकिन वह हैरान रह जाता है कि उन बुलेट्स का उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसलिए तब जीन रॉनी के पास वाला वो सिल्वर बुलेट यूज करता है और इस बुलेट का इस्तेमाल वेयरवुल्व्स वैम्पायर्स के लिए किया जाता है, लेकिन इसका असर विच पर भी हो रहा था। तब एक बुलेट लगते ही उस विच के बॉडी से ग्लोइंग स्मोक जैसी चीज निकलने लगती है और विच उस स्मोक को जल्दी से समेट कर अपने अंदर समाहित कर लेती है और अपनी जान बचाकर छुप जाती है। और नोआ जब उसे ढूंढते हुए पहुंचता है वो विच ऑलमोस्ट उसके सोल को खींच ही ले जा चुकी थी, लेकिन जीन सही समय पर वहां पर पहुंचकर उस पर दोबारा से फायर कर देता है और कनेक्शन टूट जाता है, जिस वजह से नोआ की जान बच जाती है। तब जीन उस पर अनगिनत बुलेट्स फायर करता ही जाता है जिससे उसके बॉडी से सारा ग्लोइंग स्मोक निकलकर उड़ जाता है और ये शायद उस विच द्वारा कलेक्ट किए गए बच्चों के सोल्स थे जिस पर ये विच सरवाइव कर रही थी। और इस तरह से इस विच का खात्मा हो जाता है और ये दोनों तब वहां से जान बचाकर निकल लेते हैं क्योंकि घर में आग लग चुकी थी। इसके बाद ये ग्लोइंग स्मोक जाकर जैसे ही वापस से उन बच्चों में समाहित होती है वो बच्चे पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और यहाँ विच के घर में आग लगने की वजह से सारे एविडेंसेस तबाह हो गए थे। इसके बाद तो कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए नोआ इस विच स्टोरी पर काम नहीं करना चाहता था और नोआ तब ये डिसाइड करता है कि वो डिटेक्टिव जीन की शौर्य गाथा लिखेगा जिससे सबका नजरिया जीन के लिए बदल जाएगा और लोग उनकी असलियत को जान पाएंगे। और एडिटर को भी ये आर्टिकल पसंद आ जाता है, इसलिए वो इसे पब्लिश कर देता है और अपने इस कामयाबी से नोआ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जीन भी ये खबर पढ़कर खुश हो जाता है और नोआ को काफी ज्यादा बखानता है क्योंकि नोआ की वजह से ही वो हिम्मत कर पाया कि वो अपने वाइफ से इतने सालों बाद मिलने जा रहा है। इसके बाद हम बेन को देख पाते हैं जो ग्राउंड पर अब भी अधमरी हालत में था। सब तो ठीक हो चुके थे लेकिन शायद उसकी सोल अब भी उसमें समाहित नहीं हुई थी। तब जमीन के अंदर से उसकी सोल जैसे उसके अंदर समाहित होती है वो पूरी तरह से ठीक होकर अपने पुराने अवतार में आकर एक बढ़िया शॉट देकर सबको आश्चर्यचकित कर देता है, जिसके बाद सभी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद जीन और उसकी वाइफ के मीटअप सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और इसी के साथ हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।